हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर शेल्स होता है, सब शेल्स होता है, फिर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। तो इन सारे जगहों पर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के भरने का रूल्स क्या क्या होता है। जब हम लोग सारे रूल्स को पढ़ लेंगे तो हम लोग को एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा और उस प्रॉपर अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एट द एंड हम लोग ये भी देख लेंगे कि एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला रूल से। पहला रूल है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल आप लोगों को बताता है कि किसी भी एक सबशेल में जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो सकता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, टी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होता है, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होता है। ये हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। तो किसी भी एक पर्टिकुलर सबशेल में जिसमें कि ऑर्बिटल्स का जो नंबर है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सबशेल, उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को किस सीक्वेंस में भरते हैं, किस सीक्वेंस में फिल करते हैं। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर सबशेल में इस तरीके से फिल किया जाए कि उस सबशेल का ओवरऑल स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाए, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मस्ट बी मैक्सिमम फॉर दैट सबशेल। जिस अरेंजमेंट के लिए, जिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उस सबशेल का स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, वो अरेंजमेंट सही है, वो करेक्ट अरेंजमेंट है और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टेट्स that in a particular subshells electrons are arranged or electrons are filled in such a way that the overall spin multiplicity of that subshell becomes maximum। अब ये spin multiplicity है क्या, तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे 2s+1 है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जहां पर ये s है उस पूरे सबशेल का नेट स्पिन, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको आप सिंपली ऐड कर दीजिए साइन के साथ और फाइनली जो भी वैल्यू आए उसका मॉड ले लो, उसको हम लोग कहते हैं उस पर्टिकुलर सबशेल का ओवरऑल स्पिन। तो उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 2s+1 पे, तो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उस सबशेल का। और जिस अरेंजमेंट के लिए ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा वो अरेंजमेंट सही है, बाकी सारा अरेंजमेंट गलत है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टी सबशेल है। अब एक पी सबशेल में ऑर्बिटल्स कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होता है पी सबशेल में। और अगर मान लीजिए आपको उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना है 3, एज सच अगर आपको बोला जाए कि एक पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितना आप भर सकते हैं मैक्सिमम, तो आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा कि एक पर्टिकुलर पी सबशेल में आप टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि पी सबशेल में ऑर्बिटल कितना होता है 3, ये हम लोग देख चुके हैं। और हर एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो 2, एक पॉजिटिव स्पिन के साथ और एक नेगेटिव स्पिन के साथ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक पी सबशेल में ओवरऑल आप कितना इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हैं एक पी सबशेल में। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है भरने के लिए, मैक्सिमम तो भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन ही भरना है तो वैसे केस में आप किस तरीके से उसको फिल करेंगे, इसका कुछ हम यहां पर एग्जांपल लिखे हैं। ऐसा पॉसिबल है कि उन तीनों ऑर्बिटल्स में आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालें और उन तीनों का स्पिन सेम हो। जैसे पहला वाला केस देखिए और दूसरा वाला केस देखिए तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों केसेस में हम तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डाले हैं और उन तीनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम है। जैसे पहला केस में वो तीनों का स्पिन पॉजिटिव है, +½ हम लोग कंसीडर कर सकते हैं उसको, और दूसरे वाले केस में उन तीनों का स्पिन नेगेटिव है, -½ कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा केस जो हम देखे हैं उसमें क्या किए, उस केस में तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं, एक कोई ऑर्बिटल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, यानी कि उसको पूरा भर दिया गया है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव स्पिन दोनों डाल दिया गया है। और दूसरा जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे और दूसरे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहे। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा हो नहीं सकता है। लास्ट केस है जब फिर से हम हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, लेकिन इस बार
उन तीनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम नहीं रखें। जैसे पहला वाला जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव स्पिन में है, दूसरा ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो नेगेटिव स्पिन में है, और फिर से तीसरा वाला ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पॉजिटिव स्पिन में है। तो ये कुछ अरेंजमेंट है। इसके अलावा और भी आप कुछ कुछ अरेंजमेंट सोच सकते हैं अपने मन में। जैसे अगर किसी के मन में आया कि सर इसी अरेंजमेंट में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको उठा के यहां लिख दीजिए और इसको खाली कर दीजिए, तो वो अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप लोगों को हम बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में कि अगर एक पर्टिकुलर सबशेल का बात करें तो उसमें जितना भी ऑर्बिटल्स होता है वो सबका एनर्जी सेम होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यानी कि इस पी सबशेल में जो तीन ऑर्बिटल है वो तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। तो आप किसी भी तरीके से शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आप यहां लिख सकते हैं, या हो सकता है कि आप बीच वाले को छोड़ दें, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां लिख दें, आइदर केसेस। लेकिन अरेंजमेंट ये चार अलग अलग अरेंजमेंट ऐसा हम लिखे हैं। अब देखते हैं कि इन चारों में कौन सा अरेंजमेंट सही है, कौन सा अरेंजमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू दिस हुंड्स रूल। तो हर केस में मेरे को करना क्या होगा? हर एक केस में मेरे को निकालना होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और जिस केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा वो अरेंजमेंट करेक्ट होगा, वो अरेंजमेंट ट्रू होगा और वही एप्लीकेबल होगा, वही एक्चुअली एग्जिस्ट करता होगा। जैसे पहला केस में देखिए, इस पॉजिटिव स्पिन वाले को आप स्पिन क्वांटम नंबर इसका प्लस हाफ ले सकते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट स्पिन हो गया इसका 3/2। 3/2 स्पिन को अगर इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो इसका 2s+1 का वैल्यू यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू आके निकला है 4। ठीक है। दूसरा केस को अगर आप देखिएगा तो फिर से आपको दिखेगा कि उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 आएगा। इस बार स्पिन क्वांटम नंबर -12 मान लीजिए, नेगेटिव स्पिन मान लीजिए उसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बार -3/2 तीनों के स्पिन क्वांटम नंबर को जोड़ने से आया है -3/2। लेकिन जब आप नेट स्पिन निकालते हैं तो आप उस समेशन का लेते हैं मॉड, तो वैल्यू हो जाएगा 3/2। अगेन स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 कम्स आउट टू बी 4, यानी कि पहला और दूसरा केस दोनों में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू है 4। तीसरा केस को आप देखिए, बहुत सिंपल केस आपको दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव स्पिन और ये नेगेटिव स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि इस केस में नेट स्पिन सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा यानी +12, और अगर उसको हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले केस में डालें तो वैल्यू निकल के आएगा 2, और चौथे केस में फिर से ये +12 और ये -12 वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा, एंड अगेन द वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी 2। तो ये 4 अरेंजमेंट है। आप अपने मन से और भी कोई अरेंजमेंट लिख सकते हैं। हर केस में आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। आपको दिखेगा कि इन दोनों अरेंजमेंट को छोड़कर और कोई भी अरेंजमेंट आप लिखते हैं पी सबशेल के लिए तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 4 से कम निकल करके आएगा, विच मीन्स कि अगर आपको एक पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो वैसे केस में आपका अरेंजमेंट या तो पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा। तीसरा और चौथा वाला इनकरेक्ट अरेंजमेंट है क्योंकि उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम नहीं है। पहला और दूसरा वाला अरेंजमेंट करेक्ट है। तो हुंड्स रूल से हम लोग क्या सीखे कि किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को भरना हो तो इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका, इलेक्ट्रॉन का भरने का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, सच दैट कि उस सबशेल का स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो फिर वो अरेंजमेंट सही है, वो अरेंजमेंट करेक्ट है। अब एक बात और इसमें आता है कि क्या हर केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरने के टाइम पर सारा पॉसिबल केसेस लिख करके स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू निकालते जाएंगे और चेक करेंगे क्या कि किस केस में मैक्सिमम हो रहा है, जहां मैक्सिमम हो रहा है वो एप्लीकेबल है, बाकी सबको काट देंगे? तो बिल्कुल नहीं है। ये केस ये रूल है, लेकिन इस रूल को थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए एक आसान तरीका बना दिया गया। बहुत सिंपल तरीका है। आप कभी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को झप भर रहे होंगे तो आप सबसे पहले कैसा अरेंजमेंट शुरू करेंगे? एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके अगले ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके अगले ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे। पेयरिंग तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक कि सारा ऑर्बिटल्स उस सबशेल का सिंगली फिल्ड हो जाए, यानी कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जब तक सारे ऑर्बिटल में नहीं हो तब तक हम लोग पेयरिंग शुरू नहीं करेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां दिए, अगला इलेक्ट्रॉन यहां दिए, अगला इलेक्ट्रॉन यहां दिए। अब अगर आपको चौथा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो इन दैट केस आप
इन तीनों में से किसी के तरफ भी जाकर के पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए कि इन अ पर्टिकुलर सबशेल्स इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ दैट सबशेल आर सिंगली फिल्ड। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हुंस रूल में पहला जो बेसिक रूल था वो तो ये था कि अरेंजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, 2s+1 का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। उसको अप्लाई करने के लिए एक और रूल बताया गया है जो कि एक्चुअली इसी रूल का कोरोलरी के जैसा है, that in a particular subshells electrons are not paired until all the orbitals of that subshell are singly filled। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन होना सब में जरूरी है। फिर आपके मन में एक बात आएगा कि सर ये लास्ट वाले केस में भी तो तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हम लोग जब तक सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा तब तक हम लोग पेयरिंग तो शुरू किए ही नहीं है। जैसे ये वाला केस तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये गलत है, बिकॉज ये ऑर्बिटल खाली रहते हुए हम पेयरिंग कर दिए हैं, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक सारा ऑर्बिटल नहीं भरेगा एक एक इलेक्ट्रॉन से तब तक पेयरिंग शुरू नहीं करना है। तो ये तो क्लियरली गलत हो गया, लेकिन उस रूल के अनुसार तो ये वाला तो सही होना चाहिए, बिकॉज तीनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हम लोग पेयरिंग किए ही नहीं है। तो इसके लिए एक दूसरा रूल आता है साथ में कि जब आप इलेक्ट्रॉन को भर रहे होंगे तो जिस स्पिन में पहला इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे, आप सारा इलेक्ट्रॉन्स सारे ऑर्बिटल्स में जो पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो उसी स्पिन में होना चाहिए। यानी कि स्पिन आप तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि सारा ऑर्बिटल उस सबशेल का सिंगली फिल्ड हो जाए। तो ये दोनों रूल क्लियर होना चाहिए आपको। पहला रूल क्या है कि electrons in a particular subshells are not paired until all the orbitals of that subshell are singly filled। और दूसरा है कि until all the orbitals are singly filled you can't change the spin of electron, which means in a half filled state। अब ये half filled state क्या है? half filled state बोलते हैं ऐसे केस को जब मान लीजिए पी सबशेल है, तो पी सबशेल का ताकत है 6 इलेक्ट्रॉन अपने में भरने का, लेकिन आप उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे यानी कि एग्जैक्टली आधा। तो वैसे स्टेट को हम लोग कहते हैं हाफ फिल्ड स्टेट। हाफ फिल्ड स्टेट का मतलब उस सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ये दूसरा रूल है कि इन हाफ फिल्ड स्टेट स्पिन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम। ठीक है, तो ये दोनों रूल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। पहला रूल है कि जब तक सारा ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाए तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे। और दूसरा रूल है कि इन अ हाफ फिल्ड स्टेट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेम स्पिन, व्हिच मींस until all the orbitals are singly filled you can't change the spin of electron। तो ये दोनों रूल को अगर आप लगाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू उस सबशेल के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। आप देखिए यहां पे वो रूल लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, यहां नहीं लगा हुआ है, यहां भी नहीं लगा हुआ है। तो जहां भी आप ये दोनों रूल को लगाएंगे वहां ऑटोमेटिकली स्पिन मल्टीप्लिसिटी करेक्ट हो जाएगा और वो अरेंजमेंट सही होगा। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डी सबशेल है। अब डी सबशेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 5। ठीक है, और आपको भरना है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फिर से हाफ फिल्ड स्टेट। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे? जैसे ये देखिए डी में 5 ऑर्बिटल है, तो आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ध्यान ये रखना है आप पांचों में पॉजिटिव स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो भी ठीक है, आप पांचों में नेगेटिव स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन डाले तब भी ठीक है। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो तब तक पेयरिंग मत करो, और जब हाफ फील्ड स्टेट हो यानी कि जब तक पेयरिंग चालू नहीं हो, जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी चेंज मत करो। अगर शुरुआत कर रहे हो पॉजिटिव स्पिन से तो थ्रू आउट पॉजिटिव जाना है, अगर शुरुआत कर रहे हैं नेगेटिव स्पिन से तो थ्रू आउट नेगेटिव स्पिन में जाना है। तो ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है तो आपको एक पर्टिकुलर सबशेल में इलेक्ट्रॉन को भरने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं हाफ फील्ड स्टेट। हाफ फील्ड स्टेट का मतलब होता है कि उस सबशेल के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और एक दूसरा स्टेट होता है फुल फील्ड स्टेट। फुल फील्ड स्टेट किसको बोलेंगे? आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। अगर मान लीजिए इन पांचों में हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन और भर देते हैं तो वैसे केस में जो स्टेट बनकर के निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे फुल फील्ड स्टेट। जैसे मान लीजिए कि ये एक डी सबशेल है और इसके सारे ऑर्बिटल्स में हम पेयरिंग कर देते हैं, तो अब ये जो स्टेट निकला दिस इज कॉल्ड फुल फील्ड स्टेट। इसको बोलते हैं हाफ फील्ड स्टेट, इसको बोलते हैं फुल फील्ड स्टेट।
और ये दोनों स्टेट बाकी स्टेट से रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाफ फिल्ड स्टेट है क्या, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि उस सबशेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स में सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं हाफ फील्ड। और फुल फील्ड का मतलब होता है उसके सारे ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि वो पूरा भरा पूरा होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं फुल फील्ड स्टेट। हाफ फील्ड स्टेट और फुल फील्ड स्टेट बाकी सारे स्टेट से रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे कारण है एक एनर्जी का टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपना पोजीशन इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्वैप कर सकता है, क्योंकि यहां पे ये पांचों ऑर्बिटल डीजेनरेट है, यानी कि सेम एनर्जी का है, ठीक है। तो ये दोनों अपना पोजीशन को स्वैप कर सकता है। स्वैप करने का मतलब होता है कि ये यहां पे रह सकता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां भी रह सकता है। अच्छा, जितना ज्यादा स्वैपिंग पॉसिबल है, जितना इलेक्ट्रॉन अपना जगह को चेंज कर सकता है, उतना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा कमोडिटी होता है कि आप एक बार सोचिए, वो कहीं एक जगह अगर कंसंट्रेटेड होगा तो उस जगह का चार्ज डेंसिटी को वो बढ़ा देगा और इसके वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। जैसे एग्जांपल आप लोगों को देते हैं, मान लीजिए कभी आप आगे चल करके आप लोग पढ़ाई करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इस चीज का यूज भी होगा। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर वो किसी एक एटम पे कंसंट्रेटेड है तो वो कम स्टेबल होता है, लेकिन अगर वही पॉजिटिव चार्ज दो तीन एटम में डिस्पर्स हो जाए, बट जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। बिकॉज चार्ज जो होता है वो नहीं चाहता है कि हम किसी एक जगह कंसंट्रेटेड रहें, वो चाहता है कि हम दो तीन चार एटम्स या अलग अलग लोकेशंस में डीलोकलाइज हो जाएं, डिस्पर्स हो जाएं, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना लोकेशन को बदल सकता है, किसी के साथ स्वैप कर सकता है, तो वैसे केस में स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन बढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के पास रहने के लिए ज्यादा जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्वैपिंग कर सकता है, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और उन दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी स्वैपिंग कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी स्वैपिंग कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी स्वैपिंग कर सकता है। तो आपको दिख रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इन सब के साथ स्वैपिंग कर सकता है, तो काफी डीलोकलाइज हो गया। जितना ज्यादा वो डीलोकलाइज होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि हर एक डीलोकलाइजेशन के बाद कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी प्रोसेस में स्टेबिलिटी तब बढ़ता है जब उस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होता है, यानी कि एनर्जी वो प्रोसेस छोड़ देता है, एनर्जी बाहर किसी को मिल जाता है, एक्सटर्नल किसी सोर्स को एनर्जी रिसीव कर लेता है वो सोर्स, तो वैसे प्रोसेस में स्टेबिलिटी बढ़ता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है, एनर्जी को अपने से निकाल रहा है, तो वैसे केस में उसका अपना एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। और अगर उसका अपना एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो वैसे केस में उसका अपना स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपना जगह स्वैप कर सकता है, डीलोकलाइज कर सकता है, यानी कि उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, उसी एनर्जी का नाम होता है एक्सचेंज एनर्जी। और यहां पर काफी एक्सचेंजेस हो सकता है, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, और जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगा उतना वो सिस्टम, उतना वो कॉन्फ़िगरेशन, उतना वो अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन बाकी सबसे स्वैप किया, सिमिलरली ये दोनों भी स्वैप कर सकता है अपना जगह, ये दोनों भी कर सकता है, ये दोनों भी कर सकता है, ये दोनों, बहुत सारा कॉम्बिनेशंस है। इनफैक्ट सिर्फ हाफ फील्ड में और फुल फील्ड में नंबर ऑफ सच एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वैसे केस में क्या होता है, सारा ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में कोई भेदभाव नहीं है, वो अपना जगह को बदल सकता है। यहां पे सारे ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर सारे ऑर्बिटल्स के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो इस सिमेट्री के वजह से एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है। जितना एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा उतना स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज करेगा। तो इस बात को खाली ध्यान रखिए आप लोग कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन are relatively more stable than other forms, other states, other configuration,
and the reason for such increase in stability is exchange energy. हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले केस में रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इज हायर देन अदर फॉर्म, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग यूज भी करने वाले हैं इसको। ये हाफ फील्ड स्टेट, ये फुल फील्ड स्टेट, ये दोनों बाकी सारे फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, मान लो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर किसी केस में D6 कॉन्फ़िगरेशन हो तो इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे? सबसे पहले तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसमें तो ऐसा करने तक पेयरिंग नहीं करना है, जब तक सारे ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं करना है। और फिर जब आपको 6th इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपके पास ऑप्शन है, इन पांचों ऑर्बिटल में से किसी में भी जाकर के आप अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग पहला वाला में करते हैं, बट जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसा नहीं दे करके आपको ऐसा दे दे तो दिस इज इक्वली गुड। ये बिल्कुल सही है कि पहले सब में आप एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए और फिर आप जब पेयरिंग करने का समय आया तो किसी भी एक ऑर्बिटल में आप पेयरिंग कर दिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, रूल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबशेल इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दैट सबशेल। किस तरीके से भरेंगे एकदम क्लियर होना चाहिए। बेसिक रूल है स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन हर केस में भरने के टाइम पर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिलाने का या चेक करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग के पास एक ऑल्टरनेट तरीका अवेलेबल है। वो अल्टरनेट तरीका क्या है? जब तक सारा ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो तब तक पेयरिंग शुरू नहीं करेंगे, और जब तक पेयरिंग शुरू नहीं हो तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन के स्पिन को चेंज नहीं करेंगे। जो पहला स्पिन लेकर के शुरू करेंगे उसी स्पिन में आगे बढ़ते रहेंगे until all the orbitals are singly filled. Once pairing starts, then we can obviously change the spin of electron. ये हम लोग का था पहला रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हम लोग दूसरा एक रूल पढ़ने वाले जो बहुत सिंपल सा रूल है। इनफैक्ट अभी तक हम लोग उसको यूज कर भी रहे थे, बट नाम जानना जरूरी है। द नेम इज पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सा रूल है। पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप उठा लो, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। यानी कि प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का, यह पॉसिबल नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप उठाओ तो उसका चारों क्वांटम नंबर को अगर आप लिखिएगा तो बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड होगा, वो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से मैच नहीं करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन को उठाए और इन दोनों में 3 क्वांटम नंबर कॉमन है। ऑब्वियसली दिस कैन बी पॉसिबल। अगर मान लीजिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो कि इस तरीके से हम लोग बात करें कि एक ही ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसका प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग होता है। यानी कि चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए ऐसा एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट्स that no 2 electron in an atom can have all the same values of 4 quantum numbers. At least one of them must be different, and they are different. Actually they are different. In fact, the 2 electrons present in an orbital differs in spin quantum number, although they have same values of principal, azimuthal and magnetic quantum number. तो ये रूल है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। यानी कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन कभी सेम नहीं हो सकता है, उसका स्पिन अलग अलग होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि वो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा कन्फिगरेशन दे दिया जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है, क्योंकि ऐसे केस में इन दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम हो गया, जो कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। सो दिस इज इनकरेक्ट फॉर्म, दिस करेक्ट फॉर्म, दिस इनकरेक्ट बिकॉज इट वायोलेट्स पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। एक एटम में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का 2 रूल तो हम लोग देख लिए, हुंड्स रूल भी देख लिए और पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल भी देख लिए। एक तीसरा रूल है, एक तीसरा प्रिंसिपल है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, जिसके बाद हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एक एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन डिफरेंट सबशेल्स, तो वी फिल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। यानी कि जिस सबशेल का एनर्जी सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जब उसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाएगा
तब उससे जस्ट ऊपर एनर्जी में जो सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे एंड सो ऑन, विच मींस दैट in a particular atom electrons are filled progressively in increasing order of energy of the subshells. अब सबशेल का एनर्जी कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं ये हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि हम लोग हर एक सबशेल के लिए n+l का वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं n+l रूल। अगर n+l रूल एप्लीकेबल है तब तो वेल एंड गुड, यानी कि अगर जिस सबशेल का n+l का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो अफवाहों के अनुसार जिसका n+l का वैल्यू कम है उसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर दो, जब वो भर जाए तो फिर हायर वैल्यू ऑफ n+l वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी केस में n+l का वैल्यू सेम हो जाता है तो फिर हम लोग देखते हैं n रूल, यानी कि जिस सबशेल का n का वैल्यू कम है उसका एनर्जी कम है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो एनर्जी के ऑर्डर में सरियाना तो वो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। यहां पे बात हो रहा है कि जिस ऑर्डर में एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन भी उसी ऑर्डर में फिल होगा जब तक लोअर एनर्जी वाला सबशेल पूरा नहीं भर जाता है, तब तक हायर एनर्जी वाला सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो बहुत सारा सबशेल्स है, जैसे पहले शेल में सिर्फ S है, दूसरे में S और P दोनों है, तीसरे शेल में sp_d तीनों है, चौथे शेल में sp_df है, इस तरीके से। तो सबका n+l का वैल्यू निकाल करके एक सीरीज यहां पर हम लिख दिए हैं, जिस सीरीज को आप अगर याद रखें तो बेहतर है। यहां पर जो सीरीज लिखा हुआ है पूरा सबशेल का वो n+l रूल और n रूल के अकॉर्डिंग है, यानी कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है, विच मींस इधर लेफ्ट मोस्ट में जो 1s सबशेल है उसका एनर्जी लीस्ट है, और यहां राइट साइड में जो सबसे लास्ट में सबसे आखिरी में 7p लिखा हुआ है उसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, एंड लेफ्ट से राइट तक ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है। बहुत सिंपल सा रूल है, आप पहले इस 1 2 3 4 जो नंबर ऑफ शेल है उसको इग्नोर कीजिए, सिर्फ देखिए जो S और P का अरेंजमेंट है वो बहुत तरीका से सरियाया हुआ है, और इस सीरीज को याद कर लेने से बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। अभी आप लोग को हम बताएंगे। ये सीरीज कुछ ऐसा है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और मेरे बात को बहुत ध्यान से सुन भी सकते हैं। S SP SP SDP SDP SFDP SFDP ये ओवरऑल सीरीज है। सबसे पहले एक S, उसके बाद SP SP दो बार, और फिर जो भी नया आने वाला सबशेल है, जो भी नया आने वाला ऑर्बिटल्स है वो S के जस्ट बाद लगेगा। जैसे फिर से शुरू करते हैं S SP SP। अब इसके बाद दो बार जब हो गया तो फिर अब नेक्स्ट टाइम एक नया सबशेल आएगा D सबशेल, और हम लोग लिखेंगे SDP SDP फिर से दो बार, ठीक है। और लास्ट में फिर दो बार लिखने के बाद एक नया सबशेल आएगा F सबशेल, जिसको फिर से S के बाद लिखेंगे और सीरीज बनेगा SFDP SFDP। वापस से एक बार रिपीट करते हैं, आप भी याद करने की कोशिश करो। S SP SP SDP SDP SFDP SFDP। यहां पर देखिए वैसे ही हम लिखे हैं S SP SP SDP SDP SFDP और फिर लास्ट में SFDP, ठीक है। तो ये सीरीज आप लोग क्लियर रखिए। वापस एक बार रिपीट कीजिए, S SP SP SDP SDP SFDP SFDP। जब जैसे ये सीरीज याद हो गया आपको, ये सीरीज आप लिख पाए, अब नंबर ऑफ शेल जो 1 2 3 4 है वो तो आसानी से आप लगा सकते हैं। S का शुरुआत करेंगे 1 से, और फिर जहां जहां S आएगा यहां पे 1 लगाए, फिर 2 लगाए, फिर यहां S आया 3 4 5 6 एंड सो ऑन। P का शुरुआत करेंगे 2 से और वैसे वैसे नंबर्स को लगा देंगे। D का शुरुआत करेंगे 3 से, 3 4 5 6, और F का शुरुआत करेंगे 4 से, 4 एंड 5, ठीक है। तो वापस एक बार सीरीज S SP SP SDP SDP SFDP SFDP, ठीक है। नंबर्स कैसे लिखेंगे, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे लगाएंगे, शेल का नंबर कैसे पता चलेगा। S का शुरुआत 1 से करेंगे एंड जैसे जैसे S आएगा नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे। P का शुरुआत 2 से, D का शुरुआत 3 से एंड F का शुरुआत 4 से करेंगे, और उस तरीके से उसको इंक्रीज कर देंगे। तो अभी एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से वो सीरीज एक दो बार लिख लो, ताकि आपको वो याद हो जाए कि उस तरीके से प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में कैसे सीरीज को सरियाया जाता है। अब हम बताते हैं इस सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखाएगा, क्योंकि एग्जाम में आप हर समय
सब शेल का n+l को निकाल कर चेक नहीं करते रहेंगे, आपको ये सीरीज याद होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हम लोग लिखेंगे, उसमें इसका बहुत यूसेज है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए सोडियम का हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग प्रोग्रेसिवली भरेंगे, लेफ्ट से राइट, ऑफ बाउ प्रिंसिपल को लगाएंगे। कम एनर्जी वाले सबशेल में पहले और ज्यादा एनर्जी वाले सबशेल में बाद में भरेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं 1s से। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं हम? 2। तो यहां लिखेंगे 1s2, ये 2 इंडिकेट करता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 2s, अगेन s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, बिकॉज एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है उसके पास, 2s2। उसके बाद आता है हमारी 2p। अब p में 3 ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? 6, तो उसमें भर दिए हम 2p6। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6 मिलके 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, और यहां पर है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, यानी बचा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 1 इलेक्ट्रॉन हम 2p के बाद वाले सबशेल में भरेंगे जो कि है 3s, और एक ही बचा हुआ है तो हम यहां पर लिखेंगे 3s1, जबकि 2 का ताकत है इस s के पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन बचा हुआ कितना है? सिर्फ 1। ठीक है, तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आपको ये सीरीज याद है तो प्रोग्रेसिवली भरेंगे उधर से इलेक्ट्रॉन, और जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें डालते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस केस में तो P पूरा भरा हुआ है, ऐसे एक ओरली आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए बात की जाए नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे सोचिए एक बार। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना बचा? 3, 7 था नाइट्रोजन में, तो यहां पे हम लिखेंगे 2p3, यानी कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो जैसे ही आखिरी में 2p3 हुआ तो वो 3 इलेक्ट्रॉन p में कैसे जाएगा? अब हम लोग बात करेंगे हुंड्स रूल का। p में 3 ऑर्बिटल होता है और 3 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो हुंड्स के अनुसार हम तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे विद सेम स्पिन, और ये कन्फिगरेशन रहेगा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं। एग्जांपल भी आप लोग को दे दिए। अब इस सीरीज का हम आप लोग को इंपॉर्टेंस बताते हैं। जैसे इस सीरीज में आप देखिए किस तरीके से हम लोग याद किए हैं। s रुके, sp रुके, sp, यानी कि हम लोग याद कैसे कर रहे हैं? s, sp, sp। ठीक है, sdp ये एक पूरा बंच है, फिर sdp ये पूरा एक बंच है, sfdp एंड sfdp। ठीक है, इस तरीके से बंच वाइज हम लोग याद किए हैं। ध्यान रखना, पहला s के बाद सिर्फ होगा एक डॉट है, उसके हर एक p के बाद एक डॉट है। अब गौर से देखो, पहला s के बाद एक डॉट है, उसके हर एक p के बाद एक डॉट है, और जहां जहां डॉट है वो जगह है एक नोबल गैस का, एक इनर्ट गैस का, यानी कि वो उस पीरियड का अंत है। एक पीरियड में जो आखिरी एलिमेंट होता है वो नोबल गैस होता है, इनर्ट गैस होता है, ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो जहां जहां हम डॉट लगाए हुए हैं वो नोबल गैस का पोजीशन है। तो नोबल गैस का पोजीशन बहुत क्लियर, ये सीरीज आपको याद होना चाहिए। s, sp, sp, sdp, sdp, sfdp, sfdp। पहला s के बाद पहला नोबल गैस यानी कि हीलियम विद एटॉमिक नंबर 2, उसके हर एक p के बाद अगला नोबल गैस है। जैसे इस 2p के बाद आया है नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 3p के बाद आर्गन एटॉमिक नंबर 18, 4p के बाद क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36, 5p के बाद जेनन 54 एंड 6p के बाद रेडॉन 86। यानी कि इस पूरे सीरीज से आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि हर एक नोबल गैस का एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कहां पर होता है। इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग कन्फिगरेशन में? तो देखिए, मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है आपको एग्जाम में। एक बात ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर को लेकर के बहुत चिंता नहीं करना है। बेसिक एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, आई बिलीव सो। अगर बहुत बड़ा बड़ा एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो कोई चिंता का बात नहीं है, एग्जाम में वो एटॉमिक नंबर का वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, तो Fe एटॉमिक नंबर 26 कैसे लिखेंगे? शुरू से भरेंगे हम लोग। तो देखिए लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। पूरा जोड़िएगा आप ऊपर में लिखा हुआ नंबर्स को तो वो 26 हो जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन विद एटॉमिक नंबर 26। इसको इतना ज्यादा लिखने के बजाय आप नियरेस्ट नोबल गैस तक लिख करके और फिर बचा हुआ
कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, यानी कि 3d6 4s2 कहां पर लाई कर रहा है, ये रहा 3d6 4s2, इसके जस्ट पहले आर्गन 18 है। तो इतना लिखने के बजाय आप उसके जगह सिंपली लिख सकते हैं आर्गन 18 4s2 3d6 इक्वली गुड, इक्वली करेक्ट। यानी कि इतना पूरा लिखने के बजाय आप सीधे क्या लिखेंगे, आयरन का एटॉमिक नंबर आर्गन 18 4s2 3d6, ये भी सही है। ये जो पूरा लिखा हुआ है ये भी सही है। ये हम लोग इसलिए लिख पाए बिकॉज हमको पता है कि इस सीरीज में नोबल गैस का पोजीशन क्या है। तो इस सीरीज का फायदा आपको दिख रहा है, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख पाए, दूसरा आप नोबल गैस के पोजीशन को स्पेसिफाई कर पाए कि यहां पर कहां है, और उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे। नोबल गैस कहां है, पहला एस के बाद और उसके हर एक पी के बाद नोबल गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा यूज है कि आप देखिए दो नोबल गैस के बीच में पूरा का पूरा पीरियड लाई करता है। जैसे हीलियम के पहले फर्स्ट पीरियड, हीलियम से नियॉन के बीच में सेकेंड पीरियड, नियॉन से आर्गन के बीच में थर्ड पीरियड एंड सो ऑन। दो लगातार नोबल गैस के बीच में पूरा पीरियड होता है। तो उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आपको बोल दिया जाए अगर कि किसी एलिमेंट का, मान लीजिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 39, ओके, तो वो किस पीरियड में लाई करेगा, तो आपको दिख रहा है 39 लाई कर रहा है क्रिप्टन और जेनन के बीच में, विच मीन्स फिफ्थ पीरियड, यानी कि वो एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में लाई करेगा। तो कोई भी एलिमेंट आपको दिया रहे फिर विद गिवन एटॉमिक नंबर, तो आप इस सीरीज के मदद से ये पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट किस पीरियड में लाई करेगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हर एक पीरियड में कितना एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि बताइए फिफ्थ पीरियड में कितना एलिमेंट हो सकता है, तो आप देखो ये फिफ्थ पीरियड का जो रेंज है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स भर सकता है, मैक्सिमम 5s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4d, d में 10 इलेक्ट्रॉन, d में 5 ऑर्बिटल होता है, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10। 5p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन और 6 18 इलेक्ट्रॉन, विच मींस फिफ्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो है 18। तो आपको दिख रहा है कि इस सीरीज का कितना सारा यूज है। ये सीरीज है n+l और n रूल के अकॉर्डिंग सबशेल को सरियाया हुआ। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स को प्रोग्रेसिवली लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी सबशेल्स की तरफ भरेंगे तभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख पाएंगे। इस सीरीज से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। इस सीरीज से आप यह पता लगा सकते हैं कि नोबल गैस का पोजीशन उस कन्फिगरेशन में कहां है। इस सीरीज से आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड पता लगा सकते हैं और इस सीरीज से आप एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है वो पता लगा सकते हैं। अब अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब तक लोअर एनर्जी सबशेल नहीं भर जाए तब तक आप हायर एनर्जी सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन को नहीं डाल सकते हैं। कई सारा केसेस है जहां पे अफबाउ प्रिंसिपल्स वायलेट होता है, यानी कि अफबाउ प्रिंसिपल्स का एक्सेप्शन है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में हम लोगों को सिर्फ 2 एक्सेप्शन पढ़ना है और वो एक्सेप्शन है क्रोमियम और कॉपर का केस। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इस रूल के अनुसार अगर हम लोग कन्फिगरेशन लिखें तो आर्गन 18 4s2 3d4 होना चाहिए। बहुत क्लियरली दिख रहा है आर्गन 18 4s2 3d4 24 हो गया। कॉपर का अगर लिखना चाहे, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो वो होना चाहिए आर्गन 18 अगेन 4s2 3d9। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों कन्फिगरेशन गलत है, ये इनकरेक्ट है और यहां पर अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, वो वायोलेट हो जाता है। कारण है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेट का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जिसका बात हम लोग थोड़ा देर पहले किए थे कि किसी भी सबशेल में अगर हाफ फिल्ड स्टेट हो यानी कि सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, या फुल फिल्ड स्टेट हो यानी कि सारे ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो वो कन्फिगरेशन रिलेटिवली बाकी सारे कन्फिगरेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों केसेस में वो एक्सचेंज एनर्जी के वजह से हाफ फील्ड फुल फील्ड कन्फिगरेशन के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से एक्सेप्शन आता है और ये दोनों कन्फिगरेशन गलत है। इसका सही कन्फिगरेशन हम ऊपर लिखे हुए हैं। यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां भेज दो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां भेज दो, तो बन जाएगा आर्गन 18 4s1 3d5, आर्गन 18 4s1 3d10। और ये दोनों कन्फिगरेशन क्रोमियम और कॉपर रिस्पेक्टिवली का सही कन्फिगरेशन है, क्योंकि ऊपर वाले कन्फिगरेशन में आप देखिए 3d5 का मतलब उस डी सबशेल में हाफ फील्ड स्टेट प्रेजेंट है जो कि ज्यादा स्टेबल है, और यहां पर 3d10 उस 3d में फुल फील्ड कन्फिगरेशन है, फुल फील्ड स्टेट है जो कि रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए क्रोमियम और कॉपर वाले केस में आप याद रखेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत है। सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहां है, तो आप देख रहे हैं कि 4s पूरा नहीं भरा है,
उसके बावजूद हम 3D में इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, इसका मतलब कि वो अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। इन दोनों केसेस को आप याद रखेंगे। एक सजेशन है कि जब भी एक्सेप्शंस बताया जाए, एक्सेप्शंस को जनरलाइज मत कीजिएगा किसी और जगह पे। इसी वजह से आप अपने मन से एक्सेप्शन नहीं लिख दें कि सर वहां पर हुआ तो यहां भी होना चाहिए, बिकॉज एक्सेप्शंस आर फैक्ट्स जिसको हम लिखते हैं और कोई एक रीजन देते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। ये प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि आप समझिए इसका जस्टिफिकेशन पहले आया है और फिर एक्सेप्शन आया है। ये कुछ ऐसा है कि डेटा पहले है, यानी कि अगर क्रोमियम और कॉपर का सही कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता तो हम लोग यहां पर एक्सेप्शन का बात ही नहीं करते, यहां पे हम लोग हाफ फील्ड और फुल फील्ड का बात ही नहीं कर रहे होते। लेकिन क्योंकि क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्शन का। तो इन एक्सेप्शंस को अपने मन से कहीं जनरलाइज मत कीजिए। जो केस आपको बताया जाए एक्सेप्शन से, वही वाला केस को याद करके रखिए, ठीक है। सो इट इज समथिंग जो डेटा डिपेंडेंट है और डेटा को जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन दिया जाता है। वो रीजन यहां पर क्या है? वो रीजन है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों केस को आप याद रखेंगे। इसके अलावा और भी एक्सेप्शंस होता है, हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। हम लोगों के सिलेबस में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछेगा तो वैसे केस में या तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा या फिर क्रोमियम या कॉपर का केस पूछेगा, जहां पर कि अफबाउ प्रिंसिपल वायलेट होता है और ये अफबाउ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन। अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए हैं तो यहां पर एक टर्म और आता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द गिवन स्पीशीज। यहां पर दो चीज आप लोग को हम बता दें कि अगर किसी भी स्पीशीज में सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है बल्कि सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जोड़ा में है, तो वैसे स्पीशीज को हम लोग नाम देते हैं डायामैग्नेटिक स्पीशीज। सच स्पीशीज दे आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक स्पीशीज। डायामैग्नेटिक का मतलब हो गया कि उस वैसे स्पीशीज में सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। लेकिन अगर किसी स्पीशीज में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी कि पेयरिंग करने के समय हुंड लगाए हम लोग या अफबाउ प्रिंसिपल लगाए और कोई एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड रह गया, तो वैसे केस में वैसे स्पीशीज को हम लोग नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान रहेगा, पैरामैग्नेटिक किसको बोलेंगे? अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है। अगर सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो वैसे केस में उसको हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो अगर कोई स्पीशीज डायामैग्नेटिक है तब तो वैसे केस में ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट उसका हो जाएगा जीरो। जीरो कैसे होगा? तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। ये n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कंफ्यूज नहीं होना है। ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, ये n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का? रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। इसका यूनिट है bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। खाली ध्यान रखना है आप लोगों को, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इज रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीशीज डायामैग्नेटिक है, यानी कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो वैसे केस में n का वैल्यू हो जाएगा जीरो और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो। सो फॉर अ डायामैग्नेटिक स्पीशीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। लेकिन अगर कोई स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, यानी कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, विच मींस n का वैल्यू जीरो नहीं है, तो वैसे केस में मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा, वो कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर दिखाएगा आपको। सो बेसिकली दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ऑफ दैट स्पीशीज, यानी कि वो स्पीशीज कितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, पैरामैग्नेटिक का मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिस स्पीशीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो स्पीशीज ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, या आप बोल सकते हैं कि उसमें पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली, बिकॉज अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो n का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर n का वैल्यू ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ऑफ दैट स्पीशीज, यानी कि उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी चीज को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख लिए, फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है।
मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने से पहले एक बात और आप लोगों को बता दें, जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करता है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन हम लोग नया डालते हैं वो ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से डालते हैं, यानी कि n+l रूल और n रूल. इज इट फाइन? In a particular period, when we move from left to right, atomic number increases and so does the number of electrons. और इसीलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको जब हम लोग भरते हैं सब शेल में, we fill it according to Aufbau principle, which is given by n+l rule and n rule. ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं इंक्रीज करता है, साथ में प्रोटॉन भी इंक्रीज करता है, तो Aufbau प्रिंसिपल लगता है. लेकिन अगर आप किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, उसको आयोनाइज करते हैं, उसको कैटायन में कन्वर्ट करते हैं, तो वैसे केस में आपका इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, उसमें कोई n+l रूल नहीं लगेगा. ऐसा मत सोचना कि जो बाद में भरा है सबसे लास्ट में उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वैसा नहीं है. उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर मोस्ट शेल से. आपको एग्जांपल से समझाते हैं. मान लीजिए Fe का कन्फिगरेशन आप लिखे तो आप लिखेंगे आर्गन 18 4s2 3d6. ये तो क्लियर है, जस्ट हम लोग लिखे भी थे उधर पहले, क्योंकि Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो आर्गन 18 18 चला गया. 4s2 3d6 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Fe, जिसमें कि 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन भरा पहले है 4s में, क्योंकि इसका n+l का वैल्यू कम है ऑफबाउ के अकॉर्डिंग, और 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा है. लेकिन जब आप लिखते हैं Fe+, यानी कि उसको आप कन्वर्ट करते हैं कैटायन में, तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन आप ध्यान से देखो निकल रहा है 4s से, और यहां पे कन्फिगरेशन हो जा रहा है आर्गन 18 4s1 3d6. ये 4s से इसलिए निकला बिकॉज ये फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है और ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल तो उसके लिए फोर्थ है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन आखिरी में भरा किस में था, 3d में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलने का बारी होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से. तो ये बात क्लियर होना चाहिए. When electrons are filled progressively in a periodic table, it is done with respect to, it is done through Aufbau principle. लेकिन अगर किसी एलिमेंट को कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, when an element ionizes, it converts to cationic form, then electrons are removed from outermost shell. Here there is no n+l rule. सिर्फ n को देखो, जिसका n लार्जेस्ट हो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो. तो Fe+ में ये कन्फिग्रेशन. Fe2+ का बात करें तो अभी भी 4s में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो उसी से निकलेगा. तो कन्फिगरेशन हो जाएगा 4s0 3d6. ये 3d6 इंटैक्ट है बिल्कुल. ये 4s0 आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है. ये ऐसे ही समझाने के लिए कि ये s से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो s खाली हो गया. 4s0 3d6 और Fe3+ यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकालेंगे तो अब 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस 3d से और ये हो जाएगा 3d5. तो ये चारों कन्फिगरेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. Fe, Fe+1, Fe+2, Fe+3. जैसे जैसे आयनाइज कर रहे हैं, कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकल रहा है, आउटर मोस्ट शेल से. अब इन चारों के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. पहले केस में आप गौर से देखिए, नंबर यहां तो आर्गन 18 का मतलब है कि सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, उसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, नोबल गैस है वो. तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जरा देखो. 4s2 दोनों इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पेयर्ड है, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है. 3d6 को गौर से देखो, इसका कन्फिगरेशन कैसा होगा. तो d में 5 ऑर्बिटल होता है, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और किसी एक ऑर्बिटल में पेयरिंग हुआ होगा. इमेजिन कर लो, चाहो तो नोटबुक में नोट भी कर लो कि 5 ऑर्बिटल है, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और किसी एक ऑर्बिटल में पेयरिंग किया हुआ है, तो अनपेयर्ड हो गया 4, बिकॉज वो तो एक पेयर्ड हो गया, बाकी अनपेयर्ड हो गया 4. तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कर दिए हैं, √24. सबका यूनिट हो जाएगा बोर मैग्नेटॉन. ये हम यहां पर लिख देते हैं, सबका यूनिट सेम रहेगा बोर मैग्नेटॉन. तो यहां पर निकल के आया मैग्नेटिक मोमेंट √24 बोर मैग्नेटॉन. सेकेंड केस में Fe+1 का बात करो तो इस 3d6 में तो अभी जस्ट हम लोग निकालें कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो वैसा ही रहेगा. लेकिन पहले जो 4s2 था जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वो बन गया 4s1, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अनपेयर्ड. तो टोटल अनपेयर्ड हो गया 5, एक इसमें और 4 इसमें. तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया, √35 बोर मैग्नेटॉन निकल के आया है. फिर Fe+2 में ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो फिर से इसमें 4 अनपेयर्ड फिर से निकाले. Fe+3 में ये कन्फिगरेशन है, 4s0 बिल्कुल नहीं है इलेक्ट्रॉन उसमें, और 3d5 का मतलब हाफ फील्ड स्टेट है, यानी कि पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा,
तो वैसे केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और आप यहां पुट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आया √35 बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहां पे हम 4 केस लिखे हैं, Fe +1 +2 +3 वाले केस तक ही एग्जिस्ट करता है मेनली, इसके बाद वाले कैटायनिक फॉर्म में बहुत स्टेबल नहीं होता है। तो ये चारों का हम निकाल लिए, न्यूट्रल एटम हो गया और ये 3 कैटायनिक फॉर्म का मैग्नेटिक मोमेंट वो रहा। अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछे कि FeX+ क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है √35 बोर मैग्नेट्रॉन, √35 बोर मैग्नेट्रॉन, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X। तो आप देखिए ये डेटा आपके सामने है, √35 दो केस में हो रहा है, Fe+1 के साथ और Fe+3 के साथ, which means the possible values of X are 1 and 3। ओके, तो इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोल सकता है, ये पूछ सकता है 3-4 केस देखिए, बताइए पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा किसमें है, तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा उस केस का पैरामैग्नेटिज्म भी मैक्सिमम होगा। डायामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होता है। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होता है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जरूर हो। कोई भी स्पीशीज अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसके पैरामैग्नेटिज्म को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग निकालते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला है √n × n+2 where n is the number of unpaired electrons। So that's it। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरना सीखे, एक एटम में अलग अलग सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, एक पर्टिकुलर सबशेल में अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। फिर हम लोग सीखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं किसी भी एटम का, और लास्ट में हम लोग देखे कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्पीशीज का। ठीक है, तो जिस तरीके से एक एटम में इलेक्ट्रॉन को भरने का एक सीक्वेंस होता है, एक रूल होता है, जिसको अगर आप वायोलेट कर दें तो आपका कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, वैसे ही आप लोगों का प्रिपरेशन का भी एक सीक्वेंस है कि पहले आप थ्योरी पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद उसका क्विज या टेस्ट दें। इस सीक्वेंस को जहां आप डिस्टर्ब करेंगे, बगैर थ्योरी पढ़े क्वेश्चंस बनाएंगे या बगैर क्वेश्चन सॉल्व किसी टेस्ट देंगे, तो ऑब्वियस आपका स्कोर खराब होगा, आपका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगा, बिकॉज वो एक प्रोटोकॉल, वो एक सिस्टम डिफाइंड नहीं है। जैसे यहां पर एक सिस्टम डिफाइंड है, वैसे ही आपके प्रिपरेशन का भी एक सिस्टम डिफाइंड है। उस सिस्टम को फॉलो करो और उसी से आप लोगों का परफॉर्मेंस आपके मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक चला जाएगा। तो इस मोटिवेशन के साथ इस वीडियो लेक्चर को ओवर करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में विल कंटिन्यू, विल डील विद सम अदर टॉपिक्स। टिल देन, थैंक यू।